Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Quotient Learning. Students, today we are going to learn chapter number 5 that is money for class 12. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम उसे समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है मनी, तो हमें इसमें सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ मनी के बारे में समझना है कि एक्चुअली में मनी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे मीनिंग ऑफ मनी के बारे में। देखो, जरूरी नहीं है कि जो मतलब हमें मनी का समझ में आता है एक्चुअल में मनी बस उसी को बोलते हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मनी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है मीनिंग ऑफ मनी के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक में तुम्हें समझाऊंगी जो कि तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगी इसको कवर करूंगी इसमें, जिससे कि आपकी क्या है बेसिक जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में। इसके बाद इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है बार्टर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बार्टर सिस्टम के साथ साथ हमें इसके क्या करना है ड्रॉबैक्स भी कवर करने हैं। किसके ड्रॉबैक्स? बार्टर सिस्टम के, कि एक्चुअली में हमारा जो बार्टर सिस्टम है ये होता क्या है, तो इसकी ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? कमियां। तो बेसिकली हमें क्या करनी है इसकी, इसके अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां है इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है ड्रॉबैक्स के बाद हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में हमारी क्या है फॉर्म्स ऑफ मनी कितनी तरीके की होती है, मतलब मनी क्या क्या है करके, मतलब मनी किस किस फॉर्म में पाई जाती है, तो फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें इसमें कवर करना है हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, किसको कवर करना है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसको बोला जाता है भारत के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसके बाद हम क्या कवर करेंगे अपने सेंट्रल बैंक को, मतलब आरबीआई को। इसके बाद हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कवर करेंगे? इसके बाद हालांकि एक टॉपिक फिर से जो कि हमारी सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टिल मैं आपको उसे समझाऊंगी, वो है हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, कि कैसे कैसे हमारे जो है आरबीआई ने फंक्शन करना स्टार्ट करा था। तो हिस्ट्री ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो हमारे किस में आ जाएंगे? मिसलेनियस टॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली हमारा चैप्टर है मनी। ठीक है, जिसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक को क्या करना है? कवर करना है। चलो सबसे पहले हम अपने समझते हैं कि मनी को क्या होता है, मनी की डेफिनेशन को समझते हैं कि मनी बोला किसे जाता है। टॉपिक क्या है? मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। इसने बोला कि जब भी हम बात करते हैं मनी के बारे में तो वर्ड आता है क्या, एक वर्ड आता है हमारा क्या जिसको बोला जाता है, एक सेकंड है, वर्ड क्या है? अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड। क्या वर्ड है? कॉमनली एक्सेप्टेड। कोई भी ऐसी चीज जिसे कॉमनली एक्सेप्ट करा जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसे मनी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक चीज देखो, अगर आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, और आपके पास एक 10 रुपीज का नोट है, आपने शॉपकीपर को उसे दिया और शॉपकीपर ने उसके बदले में आपको सामान दे दिया, तो इसका मतलब वो 10 रुपए का नोट क्या हो गया? मनी हो गया। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आप दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए और आपने उसको क्या दिया? अपने एक पेन दे दिया, अगर वो पेन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना, जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? आपका पेन नहीं लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जो पेन है वो हमारी मनी की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, कोई भी एक ऐसी चीज जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो। कॉमनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? जो इजीली सबके द्वारा एक्सेप्ट करी जाए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी, उसे क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर जो रुपी है वो क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा। इसी तरीके से यूएसए के अंदर जो डॉलर है ये भी क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें क्या है? कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है एक्सचेंज के। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में, कि मनी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर एग्जाम में आते तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आना होगा। ठीक है, कि बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर क्या क्या चीजें कवर करी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज। कितना सिंपल से इसने बोला कि मनी क्या है? जो मनी का काम करती है। इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे लिए चार काम करता है। अब ये चार काम क्या है इसको हम एक निमोनिक के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे? अपने जो चार काम है उसको एक निमोनिक के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया 2ms, क्या लिखा गया? 2ms। अब इसका मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं डेफिनेशन को पढ़ने के बाद। इसने बोला ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लिए चार काम करता है। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अगर ये चार काम कोई इंस्ट्रूमेंट करता है तो इसका मतलब हमारे लिए मनी कहलाएगा। अब ये चार काम क्या है वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। किसकी बात करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। देखिए, किसकी बात करते हैं? मीडियम ऑफ
एक्सचेंज की। चलो मीडियम ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें कि आपके पास एक 10 रुपए का नोट है और आप उसे मार्केट में लेके जाओ सामान को खरीदने के लिए, तो क्या आप उससे सामान खरीद सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, हम उससे सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, हमसे 10 रुपए का नोट लेगा और बदले में हमें सामान दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, मनी कहलाएगा। मतलब पहला काम क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्या आप 10 रुपए को स्टोर करके रख सकते हो, संभाल के रख सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी जेब में 10 रुपए का नोट है, आपको उसे आज यूज नहीं करना, आप चाहते हो कि आप उससे ना कल परसों या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उसे इस्तेमाल करो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मनी हो गया। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू भी इसका क्या है, पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू का काम करें। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप मार्केट में मान लो एक पेन खरीदने के लिए जाते हो, आपने शॉपकीपर से क्या बोला कि भैया मेरे को पेन दे दो, तो आप उससे पूछोगे ना कि रेट कितने का है करके, उसने बोला आपको 10 रुपए का, तो इसका मतलब उसने क्या करा कि उस पेन की कीमत लगा दी। ठीक है, कि ये पेन कितने का है, 10 रुपए का है। तो इसका मतलब वो मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करेगा। और साथ के साथ इसने बोला लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी पेमेंट जो आपको आज नहीं करनी, फ्यूचर में कभी करनी होगी, वो क्या होती है, हमारी डेफर्ड पेमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डेफर्ड पेमेंट कहलाती है। तो ऐसी चीज जो इन चार काम को करे वो क्या कहलाती है, हमारी मनी। कौन से चार काम है, हमें निमोनिक के थ्रू याद रखना है, 2MS। जहां पे पहले वाले एम का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करें, दूसरे वाले एम का मतलब है मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करें। इसके बाद दूसरे वाले, सॉरी, पहले वाले एस का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर ये चार काम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट करता है तो उसका मतलब वो क्या कहलाएगा, हमारा मनी कहलाएगा। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हमारी मनी क्या कहलाती है, सॉरी, मनी किसे कहते हैं। अभी हम आगे समझते हैं, थोड़ा सा ना हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि हमारी मनी एक्चुअली में है क्या करके। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। देखो, एक चीज बताओ, क्या जब दुनिया बनी तभी मनी बन गई थी? यस और नो? जब दुनिया को बनाया गया, क्या उसी समय पे मनी बनाई गई होगी? तो आंसर विल बी नो, उस टाइम पे मनी नहीं बनी थी। तो मनी फिर बनी क्यों, या मनी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमें पता है कि इस दुनिया को, इस संसार को चलाने के लिए, इस दुनिया या इस संसार को चलाने के लिए हमें क्या है, व्यापार करना होता है। मतलब एक इंसान को सामान खरीदना होता है, दूसरे को बेचना होता है। इसी तरीके से हम क्या है, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन इन ट्रेडिंग की एक्टिविटी को करा कैसे जाए? जैसे मान लो कि अगर मेरे को क्या करना है, किसी से एक पेन परचेज करना है, तो मैं उसे बदले में ऐसा क्या दूं कि वो मेरे को पेन दे दे? तो इसका मतलब है कि ऐसा हम कोई इंस्ट्रूमेंट बता ही नहीं पा रहे जिससे हम उस पेन को खरीद सकते हैं, या जिससे हम अनाज को खरीद सकते हैं, जिससे हम अपने लिए क्लॉथ खरीद सकते हैं। तो ऐसे में इन्हें क्या लगा कि कोई तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके बदले में हम क्या है, सामान को खरीद सके। तो पहली बार ये मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, ना कि सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे बात करी जा रही है। पहली बार इन, एक सेकंड ना, इन 1600 BCE, ठीक है, की बात हो रही है। लीडिया एक जगह है जो कि कहाँ पे है, हमारी वेस्टर्न एशिया में। कहाँ पर है, हमारी वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, 1600 BCE की बात हो रही है। लीडिया एक जगह है वेस्टर्न एशिया में, ठीक है, जो कि फेमस थी उस समय पे किस चीज के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। किस चीज के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज थे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे? तो जितनी भी हमारी धातु है ना, जैसे हमारी गोल्ड हो गई, ठीक है, जैसे हमारी सिल्वर हो गई, जैसे हमारा ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, इस तरीके से ब्रॉन्ज हो गया। तो ये सारी की सारी कुछ जो धातुएं थी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। तो बेसिकली यहाँ के किंग हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था एलियातीस। क्या नाम था जिनका, एलियातीस। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एलियातीस। तो इन्होंने क्या करा, इनको व्यापार करने में ना बेसिकली दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामान खरीद रहे हैं, बदले में दे क्या, सामान बेच रहे हैं, बदले में ले क्या। तो इन्होंने क्या करा कि इनको लगा कि हमारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वगैरह, ये बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इन्होंने क्या करा, इस धातु का इस्तेमाल करके ना कॉइन बनाने स्टार्ट करे। क्या करे, कॉइन बनाने स्टार्ट करे, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या करते थे, शेप इसके ऊपर बेसिकली मिंटिंग करते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या करा, गोल्ड की धातु ली, उसका कुछ शेप बना दिया। इसी तरीके से सिल्वर की धातु ली, उसकी कुछ शेप बना दी। इसी तरीके से ब्रॉन्ज की बेसिकली धातु ली, उसकी कुछ शेप बना दी। उसके ऊपर ये क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को बना देते थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को बना देते थे, जिससे ये बताते थे कि अगर हम इस वाली
बेसिकली करेंसी को देंगे तो हम इतना सामान खरीद सकते हैं, इस वाली करेंसी को देंगे तो इतना सामान खरीद सकते हैं। जैसे आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज का जो नोट है उसके ऊपर कुछ अलग इमेज बनी हुई है ना। इसी तरीके से हमारे जो 20 रुपीज का नोट है उसके ऊपर कुछ अलग बनी हुई है, 50 के नोट पे कुछ अलग बनी हुई है। तो बेसिकली अलग अलग इमेज बनाई जाती है, उसके ऊपर प्रिंट करा जाता है कि 100 रुपीज है, ये 20 रुपीज है। ये करा क्यों जा रहा है? जिससे कि हम उस नोट को आइडेंटिफाई कर सके। इसी तरीके से इसने भी, जो हमारे लीडिया के किंग थे, एलियादी, इन्होंने भी क्या करा, इसी तरीके से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या करे, करेंसी बनाई और उसके ऊपर अलग अलग इमेज बनाई, जिससे कि वो क्या करे, अपनी करेंसी को आइडेंटिफाई करे बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये पहली बात है जब हमारे यहाँ पे क्या करा गया, करेंसी की इवोल्यूशन करी गई या खोज करी गई। इसके बाद बात करें, ये तो हो गई वर्ल्ड वाइड लेवल पे। भारत में पहली बार करेंसी कब आई? तो अगर हम बात करें भारत की या बेसिकली हमारे यहाँ पे करेंसी की, तो हमारे यहाँ पे किंग है जिनका नाम क्या है, शेरशाह सूरी। ठीक है, क्या नाम था जिनका? शेरशाह सूरी। इन्होंने क्या करा, सेम प्रॉब्लम सेम ही थी इनकी भी। ठीक है, जो लीडिया के किंग की प्रॉब्लम थी, इनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। इन्होंने क्या करा कि बेसिकली यहाँ पे मैं पीरियड लिख लेती हूँ, 1540 टू 1545 की बात है, जहां पे इनको क्या लगा, अपने व्यापार को करने में ना प्रॉब्लम आने लगी कि एक जगह से माल भेजा तो जा रहा है या एक जगह से माल खरीदा तो जा रहा है, इसके बदले में क्या दें। तो इन्होंने क्या करा कि पहली बार भारत में करेंसी की खोज कर दी। सेम कॉन्सेप्ट था जो लीडिया के किंग का था। इन्होंने भी क्या करा कि भारत में जो हमारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हमारे यहाँ पे जो धातु मिलती थी, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उसके ऊपर ये क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को बना देते थे और जिसको क्या करते थे, करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई हमारी बात कि भारत में पहली बार कब आया। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या जो हमारे लीडिया के किंग ने जो करेंसी बनाया था वो आज इस्तेमाल होती है या नहीं होती, या फिर हमारे जो शेरशाह सूरी ने जो करेंसी बनाया था क्या वो आज इस्तेमाल होती है या नहीं होती, तो दोनों का ही आंसर क्या है, ये दोनों ही करेंसी आज की डेट में क्या हो चुकी है, आउटडेट हो चुकी है। मतलब ये मार्केट में अब नहीं चलती। आउटडेट होने के पीछे कारण क्या है कि दोनों की दोनों करेंसी कैसी है, धातु से, महंगी धातुओं से बनाई जा रही है और आज की डेट में इन धातु से करेंसी बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी धातु है। अगर हम इनसे करेंसी बनाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इनको करेंसी के रूप में तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, बल्कि धातु के रूप में इन्हें इस्तेमाल करके इनको क्या करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए अब हमारे यहाँ पे धातु से करेंसी बनाने का चलन नहीं है। तो कौन सी ऐसी पहली करेंसी है जो सबसे पुरानी है, मतलब इवॉल्व हुई लेकिन आज भी चल रही है? तो जो ब्रिटिश पाउंड है ना, ब्रिटिश पाउंड क्या है, जो हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश पाउंड है, जिसकी खोज कब करी गई थी, या जिसका को इन्वेंट करा गया था 1200 साल पहले। कब? 1200 साल पहले। ये क्या है, 1200 साल पहले इसको खोजा गया है और ये आज भी क्या है, हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ करेंसी। ठीक है, मतलब ब्रिटेन में इसे एज अ करेंसी आज भी इस्तेमाल करा जा रहा है। आई होप आप लोगों को मनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हमारे यहाँ पे मनी कब इवॉल्व हुआ, भारत में कब इवॉल्व हुआ, सबसे पुरानी करेंसी कौन है। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे ये इमेज है जो कि हमारी लीडिया के किंग ने बनाई थी अपने समय पे, मतलब 1600 बीसी में जो उन्होंने करेंसी जो बनाई थी, जो डिजाइन करी थी, उसकी कुछ इस तरीके से शेप है। ठीक है, जो गोल्ड पे या फिर उन्होंने सिल्वर पे क्या है, करेंसी को बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को बेसिकली डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि स्टोरी बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो इतना पूरा सा पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि मनी के इवोल्यूशन के पीछे कहानी क्या थी। तो मनी के इवोल्यूशन के पीछे जो कहानी थी वो थी बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी हमें बार्टर सिस्टम समझना होगा कि बार्टर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। चलो थोड़ा सा समझते हैं इसको। एक रफ हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक रीडिंग ले लेते हैं। कहते हैं पुराने समय में ना जो सामान था, सामान के बदले सामान बेचा जाता था या खरीदा जाता था। जैसे मान लो कि आज के डेट में अगर मेरे को एक पेन खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी, शॉप पे जाऊंगी, 10 रुपए वहां पे दूंगी और बदले में मेरे को पेन मिल जाएगा। लेकिन पुराने समय पे ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पुराने समय पे 10 रुपए का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो पुराने समय पे क्या होता था, इसको समझते हैं। पुराने समय में कुछ इस तरीके से करा जाता था कि जैसे मान लो मेरे को एक पेन खरीदना है, तो मैं यहाँ पे मान लो कि दो लोग हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर क्या है, पी है। तो मिस्टर ए को क्या करना है, पेन खरीदना है। ठीक है, और मिस्टर पी को क्या खरीदना है, मिस्टर ए के पास जो सामान पड़ा हुआ है वो क्या है, राइस है, और मिस्टर पी के पास क्या है, पेन है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी कि अगर मिस्टर ए को पेन खरीदना है तो वो क्या करेंगे, मिस्टर पी के पास जाएंगे इस पेन को लेने के लिए, बदले में वो क्या देंगे, मिस्टर पी को क्या दे देंगे, राइस दे देंगे।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता था। ठीक है, ये क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स ही दिया जाता था। यहाँ पे एक तरीके से गुड्स का एक्सचेंज हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम को करने में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, इसको अभी हम आगे समझेंगे। तो चलो, कहते हैं पुराने समय में ना गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, देयर वाज नो मनी। कहते हैं कि जैसे कि इसको बोला क्या जाता है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। जैसे मैंने तुम्हें अभी एक पेन का और एक राइस सेलर का क्या दिया, एक एग्जांपल दिया। कहते हैं लेकिन विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब इसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स को क्या का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लो मिस्टर ए को पेन चाहिए तो मिस्टर पी के पास जाएंगे। ठीक है, अब मिस्टर पी को मान लो कि राइस नहीं चाहिए, तो क्या वो मिस्टर ए को पेन देंगे? तो नहीं, वो मिस्टर ए को क्या करेंगे, पेन नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे। जैसे मान लो कि मिस्टर पी को जो नीड है वो किस चीज की, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे है मिस्टर वाई। अब मान लो कि मिस्टर वाई क्या है, शूज सेल करते हैं। तो मिस्टर पी क्या करेंगे, मिस्टर पी को नीड है शूज की, तो मिस्टर पी किसके पास जाएंगे, वाई के पास जाएंगे। किसको खरीदने के लिए, शूज को लेने के लिए। और वो अपना पेन क्या करेंगे, मिस्टर ए को ना देके मिस्टर वाई को क्या है, देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। तो आई होप चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां से हमारा जो है मेन चैप्टर शुरू होता है, जिसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ मनी। कहते हैं ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। अच्छा, एक इस टॉपिक को समझाने से पहले आपको मनी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था मनी क्या होती है, जो मनी का काम करती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लिए बेसिकली 4 फंक्शन को करते हैं, और उसमें 4 फंक्शन में मैंने आपको निमोनिक के थ्रू बताया था, जिसको 2SM के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलो अभी बढ़ते आगे। सबसे पहले कहते हैं ओरिजिन ऑफ मनी के बारे में। कहते हैं ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। इसने बोला कि ओरिजिन ऑफ मनी या इवोल्यूशन ऑफ मनी को करा क्यों गया, इसको इसलिए किया गया जिससे कि हम अपने एक्सचेंज को इजी कर सके। क्या कर सके, एक्सचेंज को इजी कर सके। जैसे मान लो कि मिस्टर ए के पास कुछ सामान है और मिस्टर बी के पास कुछ सामान है, तो मिस्टर ए अपना सामान बी को देने के लिए तैयार हो जाए और मिस्टर बी क्या करे, अपना सामान ए को देने के लिए तैयार हो। लेकिन ये तो बार्टर सिस्टम है। जरूरी नहीं है ना कि मिस्टर ए के सामान की जरूरत बी को हो और बी के सामान की जरूरत ए को हो। तो इनको कुछ एक ऐसा कॉमन मीडियम चाहिए जो दोनों ही लेने को तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे मान के चलो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ तुम्हें। जैसे मान लो कि ये क्या है, मिस्टर ए है, ये क्या है, मिस्टर बी है। अभी क्या है, मिस्टर ए के पास क्या है, राइस रखा हुआ है, एंड मिस्टर बी के पास क्या है, शूज रखा हुआ है। मनी के इवोल्यूशन से पहले तो इनकी क्या होनी चाहिए थी, क्रॉस नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। मतलब मिस्टर ए क्या करे, शूज लेने को तैयार हो जाए और मिस्टर बी क्या है, राइस लेने को तैयार हो जाए। लेकिन ये क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हमेशा पॉसिबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अभी हमें बीच में कॉमन मीडियम चाहिए जो कि क्या है, दोनों के लिए काम करे। तो हमने क्या करा, मनी को इवॉल्व करा। हमने क्या करा, मनी को इवॉल्व करा। अब आज की डेट में अगर मिस्टर ए को शूज चाहिए तो मिस्टर बी के पास जाएगा इस मनी को लेके। इस मनी को उसने उठाया और किसके पास चले गए, मिस्टर बी के पास। और मिस्टर बी क्या करेगा, अपने शूज को उठा के क्या कर देगा, मिस्टर ए को दे देगा, इस तरीके से। इसके बाद अगर मिस्टर बी को मान लो राइस चाहिए तो मिस्टर बी क्या करेगा, जो मनी इनके पास है इसको लेके जाएगा किसके पास, इसको लेके जाएगा किसके पास, मिस्टर ए के पास। और मिस्टर ए क्या करेगा, इस राइस को इस मनी के बदले में किसको दे देगा, मिस्टर बी को। तो ये क्या हो गया, मनी एक कॉमन एक्सचेंज हो गया है ना, कॉमन मीडियम हो गया फॉर एक्सचेंज। तो इसने बोला ओरिजिन ऑफ मनी किससे रिलेटेड है, फैसिलिटेट एक्सचेंज, ताकि एक्सचेंज हमारा इजी हो जाए। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इस चीज को, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ मनी is related to need to facilitate exchange. Money is generally defined as a thing that is commonly accepted as the medium of exchange. यहाँ से हमें ओरिजिन ऑफ मनी के बारे में समझ में आया। अभी हम समझते हैं फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। क्या समझते हैं, फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। एक मनी क्या क्या काम कर सकती है, अभी तक हमने डेफिनेशन को पढ़ा, अब हम समझते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी, मनी क्या क्या काम कर सकती है। तो इसने बोला कि हालांकि जब मनी का इन्वेंशन किया गया था ना, तब उसे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज किया गया था।
अभी हमने ओरिजिन ऑफ मनी को समझा था ना कि जो हमारा मनी होता है उसका मेन काम होता है एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना, लेकिन कहता है कि धीरे धीरे जो मनी है उसके और भी फंक्शन के रूप में वो उभर के आया, कि उसके और भी क्या है, कार्य है। तो क्या क्या उसके फंक्शन होंगे? सबसे पहले इसने बोला स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में। क्या इसने बोला? स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में। मनी इज यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने पैसे को अपनी पॉकेट में रखते हो या अपने बैंक्स में रखते हो या किसी और इन्वेस्टमेंट में उसे इन्वेस्ट करते हो। क्यों? जिससे कि उसे स्टोर कर सको। ठीक है। तो मनी क्या है? यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। आगे इसने क्या बोला कि मनी का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में है। अब ये मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? जैसे आप मार्केट में गए, आपको मान लो कि क्या करना है, एक पेन परचेज करना है, तो पेन वाला उसकी कीमत बताएगा ना कि 10 रुपए है कि 20 रुपए की 50 रुपए है, तो वो किसकी वजह से बता पा रहा है? बिकॉज ऑफ मनी। तो इसने बोला कि मनी का जो दूसरा काम है वो क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद इसने बोला कि मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इसने बोला कि मनी को हम डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? ऐसी पेमेंट जो आज ना करके हमें फ्यूचर में करनी होती है। बहुत सारी पेमेंट ऐसी है जो हमें फ्यूचर में करनी होती है। ठीक है। जैसे मान लो कि आप अपने मोबाइल का एक रिचार्ज करवाते हो, अगर आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया हुआ है तो आप उसका क्या करते हो? सर्विस तो आपने आज ले ली, लेकिन पेमेंट आप उसकी करोगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या मान लो 30 दिन बाद। तो वो क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट्स होती है। तो बेसिकली फंक्शन ऑफ मनी की अगर बात करी जाए तो इसमें मेनली हमें 3 फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। कौन कौन से? स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज होती है, मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज होती है, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी ये इसे क्या है? यूज किया जा सकता है। अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख के आना है। ठीक है। ऊपर नीचे नहीं लिखना है, अपनी तरफ से वर्ड नहीं बनाने हैं। ठीक है। चलो, फंक्शन ऑफ मनी आई होप समझ में आया होगा। अभी हम अपना आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ना है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में बार्टर सिस्टम होता क्या है। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा इसी तरीके से लिखना है, अपने मन से कुछ भी कहानी नहीं बनानी। हाँ, अगर हो सके तो आप इसमें क्या कर सकते हो? डायग्राम जरूर बना सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मिस्टर ए मिस्टर बी को आपस में उनकी क्रॉस नीड होनी चाहिए, इस तरीके से। तो वो डायग्राम बना सकते हो। अदरवाइज अनऑप्शन आप अपने आप से कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसने क्या बोला? बार्टर सिस्टम एक ऐसा मीडियम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गुड्स को गुड्स के बदले में क्या करा जाता है? बेचा या खरीदा जाता है। एक्सचेंज फॉर गुड्स। कहते हैं बार्टरिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। कैसे बोला? इसने बोला बार्टरिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में सामान या सर्विस को बेचा जाता है विदाउट यूज ऑफ मनी। और ये सबसे पुराना तरीका है किसी का? कॉमर्स का। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार। ठीक है ना। तो इसने बोला कि ये व्यापार का सबसे पुराना तरीका है जहां पे क्या करते थे? दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इन्वॉल्व होते थे, सामान को खरीदते थे, बेचते थे, लेकिन वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। लेकिन ये वाला सिस्टम बहुत लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या थी? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स की वजह से। ये इसकी कुछ और भी ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से क्या है, इस सिस्टम को ऐसा माना गया कि ये सिस्टम क्या था? एक फेलियर सिस्टम था। ठीक है। कहता है बार्टर इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रेडिंग वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर वन अनदर विदाउट यूजिंग मनी एज एन इंटरमीडियरी। फॉर इंस्टेंस अ फार्मर में एक्सचेंज अ बसल्स ऑफ व्हीट फॉर अ पेयर ऑफ शू फ्रॉम अ शू मेकर। ये हमने एग्जांपल अभी समझा था कि एक ऐसा बेसिकली सिस्टम है एक्सचेंज का जहां पे दो लोग आपस में मिल रहे हैं। एक पर्सन क्या है? दूसरे पर्सन को अपना सामान बेच रहा है और दूसरा पर्सन पहले पर्सन का क्या कर रहा है? सामान खरीद रहा है। ठीक है। लेकिन हमेशा पूरी लाइफ, या मान के चल सकते हो कि हमेशा इस तरीके से व्यापार नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने क्या बोला? मनी का इवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि मनी के इवोल्यूशन के पीछे क्या कारण था, तो सिर्फ एक कारण था, बार्टर सिस्टम। क्या था? सिर्फ एक कारण था, बार्टर सिस्टम। चलो, सबसे पहले भी इसके ड्रॉबैक समझते हैं कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक एक्चुअली में थे क्या। अच्छा, ये जो इमेज है ना, ये काफी हद तक आपको क्या करती है? इस पूरे के बारे में समझाते हैं कि क्या है करके। तो आप एग्जाम में अगर कभी भी एग्जाम लिख रहे हो और मतलब आप क्या कर रहे हो? डिटेल लिख रहे हो, तो हो सके ना तो छोटा बहुत उसमें पिक्चर डाल दिया करो, जिससे कि आप अपनी बात को और ज्यादा अच्छे से कन्वे कर सको। ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं। ड्रॉबैक समझते हैं कि क्या क्या है। ड्रॉबैक का हिंदी में मतलब क्या होता है? कमियां। क्या मतलब होता है? कमियां। चलो, कहते हैं सबसे पहला जो ड्रॉबैक था जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को खत्म किया गया और मनी को इवॉल्व किया गया, वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्या बोला गया इसने? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स बोला गया। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है। कोइंसिडेंस का मतलब पता है क्या होता है? कोइंसिडेंस का मतलब होता है दो इवेंट का एक साथ होना।
क्या मतलब होता है? दो इवेंट का एक साथ होना, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या होता है। कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज ए कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसने बोला कि अगर देखा जाए कि बार्टर सिस्टम का जो पहला या फिर मेन या कोर जो कैरेक्टरिस्टिक था वो है क्या, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। मतलब अगर दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो दोनों की जो नीड है ना वो भी आपस में मिलनी चाहिए। जैसे मान लो कि मिस्टर ए के पास पेन है, मिस्टर बी के पास राइस है, तो मिस्टर ए राइस खरीदने को तैयार हो जाए और मिस्टर बी पेन खरीदने को तैयार हो जाए, तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इंप्लाइज दैट द टू इंडिविजुअल आर इन द पोजीशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज। दो लोग आपस में इस तरीके से मिले कि वो क्या करे, एक दूसरे के गुड्स को लेने के लिए विलिंग फुल हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही था। जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के आपस में क्या करे, वांट्स आपस में कोइंसाइड करे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये ड्रॉबैक था किसका? बार्टर सिस्टम का। अगला हमारा जो ड्रॉबैक निकल के आता है वो निकल के आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या है? कहते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर ना सारी की सारी कमोडिटी की इक्वल वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको तीन इमेज दी गई है, एक मोटर बाइक की दी गई है, राइस की दी गई है और हाउस की दी गई है। अगर मान लो कि मेरे को इस मोटर बाइक के बदले में राइस खरीदने हैं, तो मैं कितने राइस खरीदूं? मतलब इस मोटर बाइक को देके मैं कितने राइस खरीदूं कि मेरे को ये मोटर बाइक मिल जाए? तो कोई कॉमन मेजर तो है नहीं। जैसे मान के चलो, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। मान लो कि इस बाइक की जो कॉस्ट है वो है 50,000 रुपीज, ठीक है। कितनी है? 50,000 रुपीज। तो अब मैंने बोला कि मान लो कि मेरे को राइस खरीदने हैं, और राइस की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज पर केजी, ठीक है। 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो अगर मान लो कि मेरे को ये राइस के बदले में मेरे को क्या है, ये बाइक को लेना है, तो मैं कितने राइस दूं कि मेरे को ये बाइक मिल जाए? अगर मनी होती तो हम इजीली बता देते कि हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर 50 रुपए 1 किलो की कीमत है, तो हम क्या करेंगे, 1,000 किलो चावल के बदले क्या करेंगे, एक बाइक को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है मनी की वजह से, क्योंकि अब एक कॉमन मेजर हमारे पास आ चुका है। लेकिन पहले कॉमन मेजर ना होने के कारण जो बेसिकली एक्सचेंज थी उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। क्योंकि राइस देने वाले को हमेशा ऐसा लगेगा कि शायद उसने ज्यादा राइस तो नहीं दे दिया बाइक के बदले में, और मोटर बाइक को खरीदने वाले को हमेशा ऐसा लगेगा कहीं उसने कोई ज्यादा बड़ी एसिड तो नहीं दे दी इस राइस के बदले में। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, ठीक है। जहां पे कॉमन रेशियो नहीं होता था जिसके बदले में सामान को खरीदा या बेचा जा सके, ठीक है। सबसे पहला हमने समझा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए होती थी, दूसरा हमने समझा कि लैक ऑफ कॉमन मेजर होना चाहिए था। इसके बाद थर्ड वन इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट क्या होती है? ऐसी पेमेंट जो हमें आज ना करके किसी मतलब हमें क्या करनी है, फ्यूचर में कभी करनी है। तो कहते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर ना, कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंगेज होने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि किस तरीके से हम क्या करें, फ्यूचर में से कितना पेमेंट करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ एनी सेटिस्फैक्ट्री यूनिट, क्योंकि कोई सेटिस्फैक्ट्री यूनिट तो होती ही नहीं थी यहाँ पे। अब क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री यूनिट नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज हमने जो सामान खरीदा है उसके बदले में हम फ्यूचर में से कितना पे करेंगे? पता ही नहीं होता था। तो ये क्या हो जाता था, एक तीसरा कारण था किसका, बार्टर सिस्टम के फेलियर का। कहता है एज अ रिजल्ट फ्यूचर पेमेंट आर टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, बट देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। जैसे मान लो कि अगर मैंने बार्टर सिस्टम की बात करें, अगर मान के चलो कि मेरे को क्या करना था कि मान के चलो मेरे को घर खरीदना है, ठीक है। ये एक छोटी सी कोई छोटी यूनिट दे देते हैं। मान लो कि मेरे को सपोज करो एक पेन खरीदना है। अब मैं इस पेन के बदले में एक हफ्ते बाद इसके मालिक को, जो कि मिस्टर पी है, उनको कितना सामान दूं कि ये पेन मेरे को मिल जाए? तो कोई सेटिस्फैक्ट्री यूनिट तो है ही नहीं। तो डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्टेक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, कहते हैं अगर हम सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है, जिसे हम गुड्स गुड्स इकोनॉमी भी बोल देते हैं। कहते हैं सीसी इकोनॉमी के अंदर सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। कहते हैं यहाँ पे जो क्या है, सेविंग अगर हमें करनी होती थी वो किसकी वजह से होती थी, स्टोरेज ऑफ गुड्स के कारण, ठीक है। अगर आप गुड्स को स्टोर कर पा रहे हो तो ही सेविंग पॉसिबल है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या सारी चीजों को सेव कर पाना पॉसिबल है? जैसे मान लो जिसके जिसके पास उस टाइम पे मोटर बाइक है, या जिसके पास उसके उस टाइम पे घर है, वो तो उसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो मान लो कि अनाज उगा रहे हैं, जो फल सब्जियां उगा रहे हैं, वो उसको स्टोर कैसे करके रखेगा? तो उनके लिए तो बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो कहते हैं सीसी इकोनॉमी के अंदर सेविंग पॉसिबल होती थी बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। तो इसने बोला कि ये क्या था, हमारा एक अगला ड्रॉबैक था। तो बेसिकली हमारे टोटल कितने ड्रॉबैक हुए? 4 ड्रॉबैक हुए। कौन कौन से? सबसे पहला कहते हैं कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फॉन्ट्स,
दूसरा कहता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड कहता है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, एंड फोर्थ वन इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये कुछ चार कारण थे जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ था, मनी का इवोल्यूशन हुआ और बार्टर सिस्टम क्या हो गया हमारा। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम को समझने के बाद अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या समझना है, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। क्या समझना है, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ मनी में बेसिकली हमें चार चीजों को कवर करना है। सबसे पहला है फिएट मनी, इसके बाद फिड्यूशियरी मनी, इसके बाद फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान से समझनी है कि जरूरी नहीं है कि जो मनी फिएट मनी है वो फुल बॉडीड नहीं हो सकती, या जो मनी हमारी क्रेडिट मनी है वो फिएट मनी नहीं हो सकती है, फिड्यूशियरी मनी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बल्कि आपको ये एक्चुअली में समझना है कि किस मनी को फिएट मनी बोल सकते हो, किस मनी को फिड्यूशियरी बोल सकते हो, किसको फुल बॉडीड बोल सकते हो एंड किसको क्रेडिट मनी बोल सकते हो। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में बेसिकली हमें चार तरीके की मनी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले फिएट मनी है, फिर फिड्यूशियरी है, फिर फुल बॉडीड मनी है एंड फिर क्रेडिट मनी है। वन बाय वन इमेज के साथ समझते हैं कि क्या है करके। सबसे पहले बात करते हैं फिएट मनी की। किसकी बात करते हैं, फिएट मनी की, कि फिएट मनी क्या होता है। देखो, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय या ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी ऐसी मनी को बोला जाता है जो कि इशू करी जाती है, कैसे, गवर्नमेंट के या फिर अथॉरिटी के ऑर्डर पर। या तो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी या फिर अथॉरिटी हमें क्या करेगी, ऑर्डर देगी, तभी उस मनी को इशू करा जा सकता है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे जो नोट इशू करने की जो परमिशन है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा मिलती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से फिएट मनी वो हो गई जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू करी जाती है या फिर उसके ऑर्डर पे इशू करी जाती है। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसने बोला कि हमारे यहाँ पे जितने भी तरीके के नोट्स हैं, जितने भी तरीके के कॉइन्स है ना, जैसे मान लो कि 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, जितने भी कॉइन है और जितने भी नोट्स है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, फिएट मनी कहलाएगी। मतलब आपकी जेब में अगर मान के रखो, मान के चलो कि 100 रुपए का नोट है, तो वो कैसी मनी है, फिएट मनी है। अगर आपके पॉकेट में मान लो कि 5 रुपए का कॉइन है, तो वो कैसी मनी है, फिएट मनी। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि इन इंक्लूड्स ऑल दी नोट्स एंड कॉइन्स। इसमें क्या है, सारे के सारे नोट्स कवर होंगे और सारे के सारे कॉइन्स कवर होंगे, जो कि लोग क्या है, लीगली बाउंड होते हैं। ठीक है, टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। इसके बाद बात करते हैं फिड्यूशियरी मनी के बारे में। किसके बारे में, फिड्यूशियरी। अच्छा, फिड्यूशियरी का हिंदी मतलब क्या होता है, फिड्यूशियरी का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, ऐसी मनी जो भरोसे के ऊपर काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि क्या फिड्यूशियरी मनी हुआ। फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको भी क्या है, एक्सेप्ट करा जाता है, किस चीज के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, पार्टीज के ट्रस्ट के कारण इस मनी को क्या है, ये सर्कुलेशन में आती है बेसिकली। इसने बोला जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो चेक कैसे हमारा है, फिड्यूशियरी मनी है। चेक के ऊपर बेसिकली ऐसा तो लिखा नहीं होता कि 10 रुपए का चेक है या 20 रुपए का चेक है। जो फिगर हम उसमें भर देते हैं वो चेक उतने की क्या है, वैल्यू को होल्ड कर लेता है। तो फिड्यूशियरी मनी एक ऐसी मनी होती है जो पेयर के एंड पेई के ट्रस्ट के कारण क्या करते हैं, काम करते हैं मार्केट में। अगर एग्जांपल लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखोगे, चेक। तो चेक कैसी मनी है, फिड्यूशियरी मनी है। इसके बाद आगे समझते हैं कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है। कहता है फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। इसने बोला फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू, जिसकी कमोडिटी वैल्यू बराबर होती है उसकी मनी वैल्यू को। जैसे मान के चलो, इसको अगर हम एग्जांपल की मदद से समझे, तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा है, 5 रुपए का कॉइन इश्यू करा। ठीक है, जो कि क्या है, सिल्वर से बना हुआ है। अब 5 रुपए के कॉइन को गवर्नमेंट ने क्या करा, वो सिर्फ उस पर उतना ही मेटल लगाएगी 5 रुपए के बराबर। मतलब अगर आप उसको मार्केट में चलाओगे तो 5 रुपए का चलेगा। अगर आप उसको क्या करते हो, पिघला के अगर आप उसको अलग से बेचोगे तो भी वो 5 ही रुपए की क्या है, उसकी कमोडिटी वैल्यू रहेगी। तो ऐसी वैल्यू को या ऐसी करेंसी को क्या बोला जाता है, फुल बॉडीड मनी बोला जाता है। ठीक है, तो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है, जिसकी कमोडिटी वैल्यू बराबर होती है उसकी मनी वैल्यू के। क्या मैंने बोला, जिसकी कमोडिटी वैल्यू बराबर होती है किसकी, मनी वैल्यू के। ठीक है, यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मनी वैल्यू के। ठीक है, जैसे ऊपर एक कॉइन दिखाया हुआ है तुम्हें, ये। ठीक है, तो कॉमोडिटी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, मनी वैल्यू के। आगे समझते हैं कि क्रेडिट मनी क्या होता है। कहते हैं क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच मनी वैल्यू
इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू क्या होती है, कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे यहाँ पे आज की डेट में जितने भी कॉइन्स यूज करे जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, या तो फुल बॉडीड मनी है या फिर क्रेडिट मनी है। देखो अगर मान के चलो दो वैल्यू होती है, एक होता है कमोडिटी वैल्यू, एक होता है मनी वैल्यू, दोनों को बहुत ध्यान से समझना है कि क्या है करके। अगर मान के चलो मैंने एक 5 रुपए का सिक्का बनाया, ठीक है, एक धातु से मैंने बनाया है 5 रुपए का सिक्का, मान के चलो कि मैंने वो सिल्वर का बना दिया। अब उसके ऊपर जो प्रिंट वैल्यू है वो 5 रुपए है, ठीक है, मतलब अगर आप उसको लेके जाओगे मार्केट में तो 5 रुपए का चलेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आप इस सिक्के को पिघला देते हो, क्योंकि सिल्वर महंगा है, अगर आप इसको पिघला के मार्केट में बेचोगे तो मान के चलो वो 100 रुपीज का बिक जाएगा। तो क्या लोग उसको मनी वैल्यू में चलाना पसंद करेंगे, कमोडिटी वैल्यू में? तो ऑब्वियस है कमोडिटी वैल्यू में, क्योंकि कमोडिटी के रूप में उन्हें बेच के कितना रुपए मिलेगा, 100 रुपए, जबकि मनी वैल्यू की केस में उनको कितना मिलेगा, 5 रुपए। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, उसको मनी वैल्यू मैंने चला के कमोडिटी वैल्यू में पिघला के मतलब उसको एक तरीके से कमोडिटी में बदल के उसको बेचना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, जो कमोडिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू की या तो इक्वल रखेगी या फिर उससे क्या करती है, हमेशा कम रख के चलती है। आई होप क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं। देखो फिएट मनी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी की गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे इशू करी जाती है। उसके बाद हमारी फिड्यूशियरी मनी क्या होती है, जो ट्रस्ट के कारण क्या करती है, मार्केट में काम कर रही है, ये सर्कुलेट हो रही है, फॉर एग्जांपल चेक। फुल बॉडीड मनी क्या होती है, फुल बॉडीड मनी एक ऐसी मनी होती है जहां पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बराबर होती है। एंड क्रेडिट मनी ऐसी मनी होती है जहां पे मनी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, किससे, कमोडिटी वैल्यू से। तो आई होप आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ मनी समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। इसके बाद हमें समझना है सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। सप्लाई ऑफ मनी को समझने के लिए देखो थोड़ा ना ये टॉपिक क्या है, ऐसा है जो बहुत ज्यादा समझने वाला, थोड़ा सा इसमें आपको लर्न भी करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि एक कंट्री में टोटल 100 लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन 100 लोगों के पास टोटल कितना पैसा है, ये क्या चीज कहलाएगी हमारी, ये सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सप्लाई ऑफ मनी। जैसे मान के चलो कि हमारी इंडिया में टोटल 100 लोग रहते हैं और हर एक इंसान के पास कितना है, एक एक रुपया है। तो सबका मिला के कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा, हमारा सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी में किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं करते, ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, ठीक है, टोटल स्टॉक मनी का जो कि लोगों के द्वारा रखा गया है ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप भी क्या लिखोगे कि सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर टोटल लोगों के द्वारा स्टॉक में रखा गया मनी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे ध्यान देने वाला वर्ड क्या है, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। इसने बोला कि सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करा जाता किस किस चीज को, एक तो स्टॉक ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट अपने पास रखी हुई है, इसको हम क्या करते हैं, कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में नहीं काउंट करते। दूसरा इसने बोला स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, और दूसरा बैंकों के पास जो पैसा है उसको भी क्या करते हैं, हम कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं करते। बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये तो खुद ही मनी को सप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। और हमने क्या समझे कि सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये तो सप्लायर है, एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो आई होप चीज समझ में आ गई होगी। एक बार इसको बहुत इजी वे में समझाती हूँ कि क्या है। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब भी क्या होता है, एक कंट्री में टोटल लोगों ने कितना पैसा अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, हमारा सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। लेकिन इसमें दो लोगों को इंक्लूड नहीं करा जाता, एक तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है उसको कभी भी हम क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। और दूसरा बैंकिंग चैनल के पास कितना पैसा है उसको भी इंक्लूड नहीं करते। दोनों को इंक्लूड ना करने के पीछे मेन कारण क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सप्लायर ऑफ मनी है, ये मनी को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, इन दोनों को एक्सक्लूड करा जाता है जब भी हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। अभी आगे समझते हैं कि कौन हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सप्लायर के रूप में काम करते हैं। मतलब हम क्या है, हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना, लेकिन आ कहाँ से रहा है, किस किस के पास अथॉरिटी है पैसे को इश्यू करने की या पैसे को बेसिकली सप्लाई करने की। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है।
अगर बात करी जाए कि पूरे भारतवर्ष में चाहे किसी भी माध्यम से पैसा है, बस यही तीन क्या है, अथॉरिटी है जहां से पैसा आ सकता है। सबसे पहले है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। सेंट्रल बैंक तुम समझते हो, भारत में सेंट्रल बैंक कौन है? भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक बोला जाता है, ये केंद्रीय बैंक बोला जाता है। तो इसने बोला हु सप्लाइज ऑफ मनी में सबसे पहले कौन है? सेंट्रल बैंक हो गया। दूसरे हो गए कमर्शियल बैंक, ठीक है, दूसरे हो गए कमर्शियल बैंक, एंड तीसरी हो गई गवर्नमेंट। कैसे कैसे करते हैं इश्यू, इसको भी आगे समझते हैं, पर अभी हमें क्या समझना है, सप्लायर ऑफ मनी में कौन कौन है? तीन लोग आते हैं, सेंट्रल बैंक जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसके बाद कमर्शियल बैंक, और उसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो ये तीन क्या है, भारत में मनी को सप्लाई करने का काम करते हैं। अब आरबीआई कैसे सप्लाई करते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कमर्शियल बैंक का, और उसके बाद समझेंगे हम अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चलो, कहते हैं भारत में इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। बिल्कुल सही इसने बोला कि अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें, या फिर हम बात करें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या बात करें हम आरबीआई की, तो आरबीआई प्रिंसिपल सप्लायर कहलाता है। बाकी दो क्या है, इसके साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो इसने बोला कि भारत में क्या है, आरबीआई प्रिंसिपल सप्लायर है। किस चीज का? मनी को सप्लाई करने का। आरबीआई इश्यू करते हैं करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जो क्या है, करेंसी को इश्यू करते हैं किस बेसिस पे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के रूप में। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आरबीआई के पास क्या है, बेसिकली आरबीआई को क्या करनी होती है, एक लिमिट मेंटेन करनी होती है, कभी भी उसे नई करेंसी इश्यू करनी होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो इसने बोला कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, यहाँ पे आरबीआई को क्या करना होता है, रिजर्व बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़, ठीक है। चलो, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ना हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या है। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भारत में पॉवर्टी का इराडिकेशन हो जाए, मतलब यहाँ से हमारी पॉवर्टी को क्या करा जाए, खत्म करा जाए। भारत में नोट इश्यू करने की जो अथॉरिटी है, प्राइम अथॉरिटी है, वो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि आरबीआई से वो क्या करे, पैसों की या नोट्स की क्या करे, प्रिंटिंग करवाए और उसको गरीबों के बीच में बांट दे, जिससे क्या है, पॉवर्टी खत्म ही हो जाए। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्कीम चलाने की जरूरत ना पड़े, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्लान्स ना करना पड़े, मतलब ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं ना लानी पड़े। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि गवर्नमेंट का तो बैंक ही है आरबीआई, है ना, वो जब चाहे जितना चाहे पैसा क्या कर सकते हैं, उससे इश्यू करवा सकती है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि आरबीआई को क्या करना होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को मेंटेन करना होता है। अब आपने बोला कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है 200 करोड़ का रिजर्व गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में। मतलब गवर्नमेंट के पास गोल्ड के रूप में और फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। जिसमें से इसने बोला कि 115 करोड़ का तो सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होना चाहिए। अब आपने बोला चलो ठीक है, मान लो कि आरबीआई से मैनेज कर ले, मतलब किसी भी तरीके से मैनेज कर लेता है, कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, ठीक है। आरबीआई के लिए तो कोई बहुत बड़ी मतलब अमाउंट नहीं है कि वो मैनेज नहीं कर सकता। अगर आरबीआई ने इसे मान के चलो कि मेंटेन कर दिया, अब तो वो जितना मर्जी पैसा क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके इशू कर सकती है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है, मार्केट में जो मनी है, उसको क्या करना होता है, एक ना कंट्रोल्ड मैनर में ही हमें सप्लाई करना होता है। अगर हम बहुत ज्यादा पैसा क्या करेंगे, मार्केट में इशू कर देंगे या मार्केट में सप्लाई कर देंगे, तो एकदम से क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या हुआ, जहां पे जो चीजें हैं, मतलब कोई जो गुड्स है, उसकी जो प्राइस होते हैं ना, अपने नॉर्मल वैल्यू से बहुत ऊपर आ जाते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर एक पेन आज के डेट में 10 रुपए का बिक रहा है, तो इन्फ्लेशन में वो वही चीज क्या होगी, आपको 15 रुपए 20 रुपए की मिलेगी। तो अननेसेसरी क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स के प्राइस को हाइक मिल जाती है। और मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का होना या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन का होना, दोनों ही सिचुएशन क्या होती है, खतरनाक होती है। इसीलिए गवर्नमेंट इस तरीके की सिचुएशन ना आए, हमेशा क्या करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत भी क्या करती है, मनी को इश्यू करती है। एंड गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि वो इन्फ्लेशन के थ्रू पॉवर्टी को खत्म ना करे, बल्कि वो क्या करे, लोगों को एजुकेट करे, समझाए उनको कि किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, खुद से मार्केट में पैसे को लेके आ सकते हैं, ठीक है, जहां पर अननेसेसरी का इन्फ्लेशन ना आए। तो ये कारण होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब चाहते हुए भी अननेसेसरी नोट्स को इश्यू नहीं करती, ठीक है। और चलो अब आगे वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। कहते हैं कि आरबीआई क्या होते हैं, प्रिंसिपल सप्लायर होती है, ठीक है।
मनी को इश्यू करने का, लेकिन वो किस बेसिस पे करते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट को 200 करोड़ का क्या करना होता है, फॉरेन गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी को रखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाहर लिख के दिखा देती हूँ, ये कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी इनको नई करेंसी इशू करनी है तो इनको क्या करना होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना होता है। रिजर्व सिस्टम को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमें क्या कहता है, कहता है गवर्नमेंट के पास टोटल कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए। इन 200 करोड़ में दो कंपोनेंट है, एक कहते हैं गोल्ड हो सकता है, एंड दूसरा क्या हो सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती है। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती है। कहते हैं इसमें भी लिमिट है, कम से कम 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। इसका मतलब बाकी क्या होगा, फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। चलो वापस से चलते हैं। कहते हैं कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसने बोला कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या होता है, दूसरा सिग्निफिकेंट सोर्स होता है मनी सप्लाई का। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। इसने बोला जैसे आरबीआई के पास परमिशन होती है ना नोट्स को इश्यू करने की, कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी कोई पावर नहीं है कि वो नोट्स को इश्यू कर सकते हैं। तो फिर वो सप्लायर कैसे हुए, क्योंकि वो अपने लिए मनी खुद से क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं उसको वापस से समझते हैं। चलो, कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें, अगर बात करें कमर्शियल बैंक की, अभी तो हमने समझा कि आरबीआई क्या कर सकता है, अपने लिए नोट्स को खुद से इशू कर सकता है। लेकिन कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक देखो ऐसे काम करते हैं। पहले तो दो चार कमर्शियल बैंक के नाम ही बताओ कि क्या होते हैं कमर्शियल बैंक। जैसे मैंने बोला कि एसबीआई हो जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे हमारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने दो तीन के नाम लिखे हुए। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास तो पावर या अथॉरिटी है नहीं कि वो अपने लिए नोट इशू करे। तो इनके बेसिकली मेन काम क्या होते हैं, इनके दो काम होते हैं मेन। एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स। इसके बाद होता है लैंडिंग मनी। ठीक है, एक तो लोगों से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, लोगों को लोन देने का काम करते हैं। तो ये जो काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इसकी वजह से, क्योंकि ये अपने लिए पैसा खुद से क्या कर रहे हैं, लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, सप्लायर ऑफ मनी कहलाते हैं। ठीक है, चलो वापिस से आते हैं अपने टॉपिक में। कहते हैं कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव, कमर्शियल बैंक के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन। इनके पास ना तो नोट्स को इशू करने की परमिशन है, ना ही कॉइन्स को। लेकिन ये सप्लायर ऑफ मनी कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपनी डिमांड खुद से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, अपने लिए डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। कैसे, लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके, जिसके बदले में लोगों को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, चलो। कहते हैं इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। चलो आरबीआई का अब अच्छा एक छोटी सी चीज समझते हैं। हमारे यहाँ पे करेंसी इशू करने की पावर दो ही लोगों के पास है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, एक गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट में भी कौन सी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। ठीक है, एक मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम से, उसके पास पावर है कि वो करेंसी को इशू कर सकते हैं। क्या सारी करेंसी इशू कर सकते हैं, तो नहीं। वो कौन कौन सी करेंसी को इशू कर सकते हैं, वो इशू करेगा जितने भी तरह के कॉइन है वो, और उसके अलावा 1 रुपी नोट। ठीक है, जितने भी तरह के क्या है कॉइन्स है वो, और 1 रुपी नोट। ये परमिशन होती है किसके पास, फिनेंस मिनिस्ट्री के पास। इसके अलावा जितने भी तरीके के नोट है, मतलब 1 रुपए के नोट को छोड़ के जितने भी तरह के नोट है, वो सारे के सारे इशू करे जाते हैं किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छी एक छोटी सी चीज, आज तक में मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो आरबीआई इशू कर सकता है वो कितना है, 10,000 रुपीज। मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन अभी तक जो मार्केट में काम कर रहा था वो कितना कर रहा था, 2,000 रुपए का नोट, जो कि अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया,
उसको भी डिमोनेटाइज कर दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो कितने रुपए के डिनोमिनेशन तक का नोट इशू कर सकती है? तो 10,000 रुपए तक का। ठीक है, उससे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट आरबीआई इशू नहीं कर सकती है अभी। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा कि किस तरीके से तीनों पार्टी क्या है, सप्लायर ऑफ मनी कहलाते हैं। चलो अभी आगे पढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जो भी चीज इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं करी गई है, स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बहुत एक पिक्चर आपके दिमाग में बनते हुए चले कि जो हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं या जो भी हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हम कमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक तो मैंने तुम्हें 2-4 नाम बता दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पता है क्या होती है। इसके बाद हम आरबीआई की बात कर रहे हैं। कहते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चीफली नोन एज आरबीआई। ठीक है, जिसको प्रमुख तरीके से किस नाम से जाना जाता है, आरबीआई के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड रेगुलेटरी बॉडी। सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक है, और उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या है, जो रेगुलेशन का काम करती है किसके ऊपर, बाकी सारे बैंक्स के ऊपर। तो रेगुलेटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आज की डेट में हमारे यहाँ पे जितने भी बैंक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, नॉन कमर्शियल बैंक हो, रिजर्व रूरल बैंक हो, ठीक है, जितने भी बैंक है उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, तो आरबीआई काम कर रही है। ठीक है, इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री काम कर रही है वो कौन सी काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके ऊपर काम करती है, आरबीआई के ऊपर करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है इसका जो मेन काम है वो क्या क्या काम है, ध्यान से समझते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, इशू एंड मेंटेन सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी। मतलब इसको क्या करना होता है, कहता है एक एक तो काम इसका है ही रेगुलेटरी का, मतलब इसको रेगुलेटरी करनी होती है, मेंटेनेंस करनी होती है किसकी, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। कोई बैंक गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा या लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, इन सब के ऊपर रेगुलेशन का काम कौन करेगा, आरबीआई। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे इंडियन रूपी को सप्लाई करने की बात है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली आरबीआई की जो फाउंडेशन है वो कब करी गई, तो 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में इसकी क्या करी गई, फाउंडेशन करी गई। ठीक है, मतलब कोलकाता में इसको क्या करा गया, पहली बार इसकी नींव रखी गई कब, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को क्यों रखी गई, इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन इस चैप्टर में हम उस स्टोरी को कवर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से क्या करेंगे, एक सेपरेट क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि उस टॉपिक को तुम बहुत अच्छे से कवर कर पाओ। अभी के लिए मेरे को सिर्फ तुम्हें इसकी क्या करनी है, बेसिक ये कह सकते हो कि नॉलेज देनी है। ठीक है, अच्छा इसकी फाउंडेशन कब हुई, तो ब्रिटिश, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन चल रहा था, बेसिकली 1947 तक तो चला ही है, और हमारी फाउंडेशन हो गई 1935 में। तो 1935 में जो हमारी ब्रिटिश जो यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही थी, उसने क्या करी, इसकी स्थापना करी। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, जबकि स्थापना कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। तो बेसिकली 1937 में हमारे जो हेडक्वार्टर है उसको कलकत्ता से हटा के मुंबई में शिफ्ट करा गया था। मुंबई में शिफ्ट करने के कई सारे कारण थे। एक तो मुंबई जो था वो बेसिकली कैसा है, हमारे सी के बिल्कुल पास है, समुद्रों के बिल्कुल पास है, तो यहाँ से काम करना थोड़ा आसान हो रहा था। उसके अलावा इन्वायरमेंट कह सकते हो या वेदर कह सकते हो, कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से कलकत्ता से इसे क्या करा गया, मुंबई शिफ्ट करा गया। अभी हमारे अगर हम बात करें कि करंट में इसके गवर्नर कौन है, मतलब कौन इसे गवर्न करता है, तो बेसिकली इसके करंट में जो गवर्नर है उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांत दास, जो कि अभी तक में 25वें गवर्नर रह चुके हैं आपके। ठीक है, अभी करंट में भी ये क्या कर रहे हैं, उस पोस्ट को इन्होंने क्या करा हुआ है, होल्ड करा हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंट में इनको बेस्ट गवर्नर का भी क्या हुआ है, अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चलो अभी हम बात करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता क्या क्या है। ठीक है, अच्छा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है आपका मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में, तो इसको समझते हैं। कहते हैं इंडिया में देर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिनको M1, M2, M3 एंड M4 के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मनी सप्लाई को इसने 4 तरीके से बोला, जिसको हम M1 बोलते हैं, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले अगर हमारे सिलेबस की बात करी जाए तो हमें सिर्फ M1 ही पता होना चाहिए। ठीक है, M2, M3 एंड M4 मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में बस पढ़ना M1 तक ही है। ठीक है, लेकिन M2, M3 एंड M4 एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे से हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई में M1 का मतलब क्या हुआ। कहता है देखो, M1 का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD। मतलब अगर कभी भी आपको बोला जाए कि M1 मतलब M1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे, C प्लस DD प्लस OD इन तीनों को ऐड कर दोगे, आपका क्या निकल के आएगा, M1 निकल के आ जाएगा। लेकिन ये तीनों है क्या, इसको समझते हैं।
सी का मतलब होता है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, उसने टोटल कितनी करेंसी को होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में समझा था ना कि अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 100 लोग है और हर एक इंसान के पास एक एक रुपए है, तो सबकी करेंसी मिला के कितनी हो गई, 100 रुपीज। तो ये क्या हो गया, जो पब्लिक ने करेंसी को होल्ड करके रखा हुआ है। कहते हैं इसमें सारे के सारे हमारे कॉइन्स एंड पेपर नोट्स दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि करेंसी का मतलब भी क्या होता है, नोट्स प्लस कॉइन्स। तो ये हो गया लोगों के पास कितना पैसा है वो, प्लस में कहते हैं इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी ड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। कहते हैं दूसरा हमारे जो रिजर्व सॉरी कमर्शियल बैंक के पास हमारा जो पैसा रखा हुआ है, क्योंकि वो वाला पैसा भी तो हमारी करेंसी है, वो बात अलग है, वो मेरे हाथ में ना रहेगी, क्या है, बैंक के पास पड़ी हुई है। तो डिमांड डिपॉजिट भी क्या करता है, M1 का ही पार्ट बनता है। ठीक है, तो डीडी का मतलब क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट, जो कि हमारी क्या है, कमर्शियल बैंक के पास रखी हुई है। इसके बाद तीसरी चीज आती है ओडी। ओडी को थोड़ा समझते हैं कि क्या है। कहते हैं ओडी में क्या होता है, दीज आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड, ऐसा डिपॉजिट जो क्या है आरबीआई के पास रखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। मतलब नाबार्ड का अगर कोई पैसा क्या है आरबीआई के पास रखा है, तो वो किस में कहलाता है, अदर डिपॉजिट्स में कहलाता है। इसके अलावा हमारा क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। अगर हमारे किसी भी फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा या किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, ओडी का पार्ट बनेगा। इसके बाद कहते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा अगर हमारा क्या है, आईएमएफ का पैसा, डिमांड डिपॉजिट जो है किसकी, आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की, ये भी अगर हमारी डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखी हुई है, तो ये भी किसका पार्ट बनती है, M1 का पार्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कहने का मतलब हुआ, एक तो लोगों का पैसा, दूसरा कमर्शियल बैंक में जो लोगों का पैसा रखा हुआ है वो, और तीसरी चीज ओडी में तीन चीजें कवर करनी है। एक तो नाबार्ड का पैसा जो हमारे किसके पास रखा हुआ है, आरबीआई के पास, फॉरेन सेंट्रल बैंक का या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास रखा हुआ, और तीसरा डिमांड डिपॉजिट जो कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास रखी हुई है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, ये तीनों मिलके बनाएंगे हमारी क्या, M1 मनी को। अच्छा, इसने बोला कि ओडी में दो चीजों को कवर नहीं करा जाता है, एक तो डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको, और दूसरा इसने बोला कि जो हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का पैसा जो आरबीआई के पास रखा है वो, इन दोनों को ओडी में कभी भी इंक्लूड नहीं करा जाता। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, दो तीन बार अगर वीडियो को सुनोगे या फिर लिख के देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि M1 का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने M2 के बारे में। इसने बोला कि M2 का मतलब क्या होता है। M1 का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया, तीन चीजें कवर करनी है। अगर आप इस M1 में, इसी M1 में क्या करो, डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के पास रखा हुआ है, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आप इसको जोड़ देते हो ना, तो ये क्या बन जाता है, आपका M2 बन जाता है। एक बार रीडिंग ले लेते हैं। M2 क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है M1 के कंपैरिजन में। इसने बोला कि सारे के सारे कंपोनेंट M1 के तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ हम पोस्ट ऑफिस का पैसा भी इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा M2 बन जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, M1 में पोस्ट ऑफिस का पैसा जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद M3 मेजरमेंट क्या कहलाता है, कहता है M3 का मतलब पता है क्या हुआ, M1 तो है ही है, मतलब वो तीन चीजें तो है ही है, इसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक जो है उसको भी आप ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा M3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, लर्निंग वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, एंड M2 M3 एंड M4 अगेन मैं बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में भी नहीं है। M4 का मतलब क्या हुआ, कहते हैं M4 का मतलब होता है M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जितनी भी हमारी टोटल डिपॉजिट्स हैं उनको भी अगर आप ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा, M4। इसने क्या बोला, रीडिंग लेते हैं एक बार। M4 कॉन्सेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज स्टिल ब्रॉडर, इट इज ब्रॉडर देन इवन M3, ये M3 से भी ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि इसमें हम क्या कर देते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के पास हमारी टोटल डिपॉजिट रखी है उसको भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, M4 मेजरमेंट हो गया। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई में हमने चार पढ़े, M1 M2 M3 M4, जहां पे M1 आपके सिलेबस में है, M2 M3 M4 आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इसको डाला गया ताकि आपको कभी दिमाग में इस तरीके से आएगी यार एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट इसका रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि बेसिकली, एक सेकंड, ठीक है,
सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर मैंने आपको बताया था मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी किस तरीके से हुआ, जहां पे मैंने तुम्हें बताई थी, इसकी डेफिनेशन समझाई थी कि मनी वो होते हैं जो मनी का काम करते हैं। ये बेसिकली 4 फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो कि हम एक निमोनिक के थ्रू पढ़ने वाले थे, और निमोनिक भी बहुत ईजी सा 2MS के नाम से, है ना। जहाँ पे दो, जो शुरू के 2M है उनका मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डेफर्ड पेमेंट, एंड इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर एग्जाम में होती है लिखने को तो डेफिनेशन आपको इसी तरीके से लिख के आनी। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि पहली बार हमारे यहाँ पे जो करेंसी आई थी वो लीडिया के जो किंग थे हमारे बेसिकली, जिनका नाम क्या था, अलियातीस उनका नाम था, उन्होंने बनाई थी 600 BCE में। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे भारत में पहली बार जो करेंसी थी वो सिरसा सूरी लेके आए थे। और अगर सबसे पहली करेंसी जो कि बहुत पहले इवॉल्व हुई और आज भी यूज में है वो है ब्रिटिश पाउंड। फिर मैंने तुम्हें इमेज दिखाई थी कि इस तरीके से है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी मनी के एवोल्यूशन के पीछे जो मेन कारण था वो क्या था, तो बार्टर सिस्टम उसके पीछे की कहानी थी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मनी क्यों हुआ, ताकि हमारा जो एक्सचेंज है उसको आसान किया जा सके, लेकिन आगे चल के हमें मनी के और भी सारे फंक्शन समझ में आए, जहां पे हमने बोला ये सिर्फ एक्सचेंज को आसान नहीं बनाती बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी काम करती है। फिर हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में इसके ड्रॉबैक्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें पहला ड्रॉबैक क्या था हमारा, डबल कोइंसिडेंस, मतलब दोनों, अगर कभी भी बात करी जाती है वाटर सिस्टम की, तो जो दो लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं या दो लोग आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी हमेशा बॉन्ड्स का क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर हमने समझा था कि क्या होता है करके। फिर हमने ये समझा था कि हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को करने में डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम या फिर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसके बाद हमने समझा था डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के बारे में। आगे हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारी बेसिकली क्या है, 4 तरीके की पढ़ी थी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। फिएट मनी हमने समझा था वो मनी होती है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी या ऑर्डर पे इशू करी जाती है। फिड्यूशियरी मनी वो होती है जो क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ट्रस्ट के बीच में डेवलप जो ट्रस्ट है उसके कारण क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे चेक एक एग्जांपल हो गया, पे ऑर्डर हो गया, इसके अलावा हमारा डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं फिड्यूशियरी मनी का। इसके बाद बात करें हमने फुल बॉडीड मनी की, तो फुल बॉडीड मनी वो होती है जहां पे कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर होते हैं, जबकि क्रेडिट मनी वो होती है जहां पे मनी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, कमोडिटी वैल्यू से। इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी में हमने समझा था कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जहां पर हमने बोला था इसका मतलब क्या होता है, सारा का सारा पैसा जो एक कंट्री में लोगों के द्वारा होल्ड करा जाता है। लेकिन इसमें हमने बोला था कि जो हमारी गवर्नमेंट या हमारी बैंकिंग चैनल के पास पैसा है उसको कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या है, सप्लायर ऑफ मनी कहलाते हैं। सप्लायर ऑफ मनी में हमने 3 समझे थे कि 3 है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, भारत में मनी सप्लाई का काम कर रहे हैं। क्या और कंट्रीज में भी सेम चीज है, तो और कंट्रीज में अलग तरीके से काम है, हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें समझा था कि जो आरबीआई है वो नोट किस तरीके से इश्यू करते हैं, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है नोट्स को इश्यू करने का जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, 200 करोड़ का क्या करते हैं, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करके चलती है। ठीक है, फिर हमने समझा था कि कमर्शियल बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती नोट को इश्यू करने की, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करके खुद क्या करते हैं, सप्लायर के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद हमने समझा था कि भारत में जो कॉइन्स को इश्यू करने की जो पावर है वो किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। आगे मैंने तुम्हें आरबीआई के बारे में बताया था कि आरबीआई की स्थापना कब करी गई, कब उसका ऑफिस शिफ्ट करा गया, करंट में उसके गवर्नर कौन है, ये सारी की सारी चीजें। उसके कंपोजिशन की हम बात करेंगे बाद में अलग से। ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे उसमें उसके कंपोजिशन की बात करेंगे, कैसे उनके डायरेक्टर एमडीज वगैरह काम करते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। तो इसमें हमने 4 पढ़े थे, M1 M2 M3 एंड M4 के बारे में। और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसका ऑलरेडी एक रिवीजन ले चुके हैं, स्टिल अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या है, कंफ्यूजन है। अगर मुझे लगेगा कि छोटी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू इसे समझा दूंगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं, उसमें और ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत है, तो फिर अलग से हम क्या करेंगे, उसका एक वीडियो शूट कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।